अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ADHD ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰमेशन एनी शाह ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एनी शाह ਦਾ काशी टीवी पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनी। शुक्रिया, थैंक यू। आप पहले भी आ चुकी हैं, है ना, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको नहीं जानते उनको थोड़ा सा अपने बारे में स्टार्टिंग में बताएं। जी, मैंने 40 साल से ज़्यादा स्कूल्स में काम किया है, हर तरह के बच्चों के साथ, कुछ जिनकी ज़बान दूसरी थी, कुछ जो ऑटिज़म से सफ़र कर रहे थे, कुछ दूसरे मुल्कों से आए हुए, और हर तरह के डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया है स्कूल में। सो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, और पेरेंट्स के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी। कम्युनिटी में क्लासेस, सोइंग, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, ये सब मैं स्कूल में पेरेंट्स के लिए लगाती थी। और वो क्लासेस जहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स एक साथ काम कर सकें रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में। सो ये आपको काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब हम बाइलिंगुअल बच्चों की बात करते हैं जिनकी जो सी फर्स्ट भाषा है वो इंग्लिश नहीं होती, पंजाबी, उर्दू या हिंदी बोलते हैं, या कुछ और भी स्पेनिश भी हो सकता है जो बोलते हैं, उनके साथ जब काम करना होता है। और स्पेशली अगर उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या कोई स्पेशल नीड होती है तो हमारे जो उनसे पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन बैरियर को जहन में रखते हैं, और उनको काफ़ी जो उनसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की तरफ से। जी, अगर आपका बच्चा इस मुल्क में आप रह रहे हैं और आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है और किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, या उसके बिहेवियर में, या उसके किसी बात करने से या बोलने से, मैं आपको ये कहूँगी कि स्कूल के साथ कम्युनिकेट करें। उधर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई अपनी ज़ुबान बोलने वाली, और अगर उनके पास स्कूल में ना हो तो आप अपने खुद इंटरप्रेटर लेकर जा सकते हैं अपने साथ, और फिर आप वो बात जो है ना उनके साथ करके क्लियर कर सकते हैं कि क्या मसला है, क्या क्वेश्चंस हैं आपके, क्या उनकी रिप्लाइज़ है, और किस किस्म की हेल्प वो आपको दे सकते हैं आपके प्रॉब्लम के लिए। तो स्टार्ट करेंगे यानी जैसे कि हमने आज बात करनी है ऑटिज़म के बारे में। पहले हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ऑटिज़म होता क्या है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं उनको कई बार डॉक्टर स्ट्राइट अवे डायग्नोस कर देते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, लेकिन उनके वो सोच में पड़ जाते हैं ऑटिज़म है क्या, क्योंकि हमारी पंजाबी, हिंदी या उर्दू की डिक्शनरी में ये वर्ड ऑटिज़म है ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि वो देखते भी हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश, शायद कोई ऐसा वर्ड हो जो ऑटिज़म के बारे में हमें बताए, लेकिन वो किसी मसले पर नहीं पहुंचते। तो आप बताएंगे कि ऑटिज़म इन सिंपल वर्ड्स में होता क्या है? देखिए, ऑटिज़म को समझना जो है वो ना ही कल्चर, ना ही ज़ुबान या किसी चीज़ से होगा। वो एक चीज़ ऐसी है जो कोई सोच नहीं सकता कि मेरे बच्चे को ऐसी कोई चीज़ होगी, प्रॉब्लम। तो वो एक ब्रेन की डेवलपमेंट में सब होता है, वो बिल्कुल ब्रेन बेस्ड डेवलपमेंट में है, और बच्चे की किसी एरिया में ब्रेन में कम डेवलपमेंट होगी तो फिर कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकेंगे जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। जी, अगर आपके और भी बच्चे हैं घर में, या आप अपने उनके कज़न्स या किसी और के साथ, नेबर्स के बच्चों के साथ आप उनको कंपेयर करेंगे तो ये सही नहीं होगा, बिकॉज जो उनको डिफ़िकल्टीज आती हैं जिन चीज़ों में, वो सिर्फ उनके लिए हैं। मैं सोच रही थी कि जैसे कब पेरेंट्स कहते हैं ना कि मेरा बच्चा सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है,
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपका बच्चा वाकई सबसे डिफरेंट है और अलग है। हर बच्चे की नीड्स या ज़रूरतें अलग होती हैं। सो ऑटिज़म में भी ये है कि उन बच्चों को पहले जो उनके बहन भाई या दूसरे बच्चे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनमें उनको मुश्किलात नज़र आती हैं और वो काफ़ी हद तक स्कूल के काम में भी पीछे रह जाते हैं। सो इसलिए वो पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न होते हैं कि शायद हमारा बच्चा ठीक नहीं है, इसको बीमारी है कोई, इसको कोई ऐसी चीज़ है, मगर इट्स पार्ट ऑफ हिज डेवलपमेंट और हर डेवलपमेंट। उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो पूरी नहीं है बराबर, और कुछ कुछ बच्चों की बाद में हो जाती है बराबर, और कुछ जो है ब्रेन भी चेंज होती रहती है, सेहत भी चेंज होती रहती है। सो और नए डेवलपमेंट्स मेडिसिन में भी आते हैं, और डॉक्टर्स के लिए जो वो बता सकेंगे कि अभी हमने ये चीज़ डेवलप की है या वो चीज़ डेवलप की है जो ऑटिज़म में हेल्प करेगी। सो जैसे आपने बताया कि एक जोन सा डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी है जोन सी हमारा ऑटिज़म है, एंड उसमें ये होता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट मदर की कोख में ही हो रहा होता है उसमें ही चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटिज़म जोन सा हमें बाद में पता लगता है। क्योंकि कई हद तक देखने में आया कि 3 साल के बाद जैसे जैसे वो स्कूल में या प्ले ग्रुप में जाना चालू करते हैं बच्चे, तो उस टाइम पर टीचर्स या मदर्स जब कंपेयर करते हैं, जैसे आपने बताया कि थोड़ा उनको लगता है कि ये बच्चा मेरा जोन सा दूसरे बच्चों से अलग है, या कई बारी जोन सा, और ये भी देखने में आया यानी कि जोन से 3 जोन से अपने हमारे एरियाज़ होते हैं ऑटिज़म में, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर जोन सा होता है, ये 3 एरियाज़ भी देखने में आए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप। देखिए, बिहेवियर जो उन बच्चों का होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है दूसरे बच्चों से। जैसे कि दूसरे बच्चे शायद आराम से बैठकर टीवी देखेंगे, मगर जिस बच्चे को ऑटिज़म होगी ना वो कूदेगा सोफे पर, जंप मारेगा, वो किसी को पुश करेगा, वो कोई चीज़ तोड़ देगा जो उसके सामने आए, तो वो बच्चा जो है ना वो अपनी बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन का जहाँ पर मसला है ना वो बच्चे जो है ना वो आपकी बात आप उनको कुछ कहें तो दूसरे बच्चों को आप कहें तो वो आपको देख भी नहीं रहे, तो वो सुनते भी हैं, समझ भी जाते हैं। मगर जो ऑटिज़म वाला बच्चा है उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ वक़्त तो सुन भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में गुम होते हैं, और वो सुन भी लें तो उनको समझ नहीं लगती कि जो इन्होंने अभी कहा है ये बात और द एक्शन दैट दे हैव टू टेक वो उनको नहीं कनेक्ट होता सारा उनके साथ में। सो दिस इज़ ये बहुत बड़ा मसला है, और वो बच्चे जो है ना वो आपके साथ आई कांटेक्ट करेंगी नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट कैपेबल, वो कर ही नहीं सकते हैं, और वो आगे पीछे ऐसे ऐसे देखेंगे। जब आप उनके साथ बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी तरफ देखो, और टीचर भी कहेंगी मेरी तरफ देखो तो बात मेरी सुनो, मगर वो नहीं कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन में आपने जैसे कहा कि कुछ बैरियर्स कह लें या उनकी जोन सी एक, जैसे आपने कहा कि वो अपने एक वर्ल्ड में होते हैं, तो जोन सा उनका वर्ल्ड होता है उसमें एक टीचर को एज ए मेंटर को आप जाना पड़ता है। आप ये ट्राई कर रहे हैं कहने की कि जैसे उनके वर्ल्ड्स में अगर हमने उन्हें जानना है तो हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा, उनके वर्ल्ड में शामिल होना पड़ेगा देखने के लिए कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये मैंने स्कूलों में देखा है कि वहाँ पर जो उनसे होते हैं पिक्चर एक्सचेंज वगैरह कम्युनिकेशन के ज़रिए से यूज़ की जाती है, या फिर विजुअल वाइज दे यूज़ iPad इज़ वेल, इसलिए जो आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं ना, आप तो आपसे ज़्यादा कोई आपके बच्चे को नहीं जानता। जी। जब वो स्कूल जाते हैं ना, उन बिहेवियर्स को हमने देखा हुआ है, स्कूल वालों ने, टीचर्स और मेंटर्स ने, जो हम देखकर पहचान जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं स्कूल में, और उनमें से जो ऑटिस्टिक थे वो भी हमने देख लिया कि कैसे बिहेव करते हैं। सो हमारे लिए ये फिर होता है कि इनके बिहेवियर्स जो हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए उनके लेवल पर जाना पड़ता है। अगर वो नीचे बैठकर प्ले करते हैं कारपेट पर तो उधर बैठना पड़ता है। जो टॉयज उनको पसंद है वो ऑफ्टन वो अक्सर वो करते क्या है कि उनको एक जो चीज़ पसंद आ जाए खिलौना, उसी को वो उठाकर उसी को रखते हैं, और वो चीज़ उनकी नज़र से दूर कर दो तो वो परेशान हो जाते हैं। और जब कम्युनिकेशन पर आती है बात तो उनके लिए
उनको समझाना है, रूटीन्स उनकी जो है ना, उनके लिए रूटीन्स बहुत लाजमी है कि उन बच्चों के लिए आप रूटीन रखें जी। जिस टाइम पर वो जागते हैं सुबह, उनकी रूटीन पहले होगी कि बाथरूम में जाएंगे और वो हाथ वॉश करेंगे और फिर वो टीथ ब्रश करेंगे और वो कोम करेंगे। वो चीज़ें आप पिक्चर्स उनको दिखा सकते हैं और वो चीज़ें आप उनको सोने से पहले दिखाएं कि सुबह जब उठोगे ये पहले करना है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 3-4 चीज़ें हो ना तो वो फिर तसल्ली से, और उनको पता है कि मुझे याद भी ना रही तो सुबह जब मैं उठूँगा मुझे ये पिक्चर्स नज़र आएंगी तो मैं कर सकूँगा। सो सिंपल सी पिक्चर्स कोई भी ड्रॉ कर लें या कहीं से भी ले लें, ब्रश, टूथब्रश की और कंघी की और ये बाथरूम वगैरह जाना, तो ये उनको बहुत हेल्प करती हैं। और वो जो जब अपने फीलिंग्स जाहिर करना चाहें तो उनके पास वो भी अल्फाज नहीं होते हैं जितने दूसरे बच्चों के पास होते हैं। सो उस वक्त उनको जो है ना आहिस्ता से बैठकर उनके साथ उनके हाथ पकड़ के उनको गोद में बिठा के उनसे उनकी बात सुने, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना या बड़े भी हो जाएं तो उनका अपना वर्ल्ड होता है जैसे मैंने कहा, और उनका अपना एक रास्ता होता है जो उनको नज़र आता है सिर्फ। अगर आप उसको कहेंगे कि दूसरे रास्ते पर जाना है या दूसरे इस तरह बिहेव करना है तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो कुछ उसमें लिमिटेड है। सो उसको पूछें दोबारा, बार बार अपने बच्चे से बात करें और उसको पूछें कि ये क्या है, ये क्या कहना है तुमने अब तुम, और जब वो बच्चा आपकी बात समझ जाए या थोड़ा सा भी वो साइन शो करे कि वो कर रहा है सही या समझ रहा है, तो उसको इनकरेज करने के लिए ना अच्छी अच्छी बातें कहें उसको, गुड बॉय, गुड गर्ल, या ऐसे करके उनको कहें यू रियली डिड दैट वेल, या तुमने ये बहुत अच्छा किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे फ़ख्र है तुम्हारे ये करने से। सो उस बच्चे को खुशी महसूस हो और उसको इनकरेजमेंट मिले कि आगे से भी वो कर सके। तो जैसे आपने बताया यानी कि जैसे आप कह रहे थे कि जो उनसे ऑटिज़म होते हैं उनमें फीलिंग्स जो उनसे होती है कंपेयर टू अदर बच्चों से मुकाबले में कम होती हैं, या वो फीलिंग्स जो उनसे होती है डिफरेंट तरीके से समझते कम हैं। नहीं होती हैं, उनको बयान करना नहीं आता, उनको वो लफ्ज़ नहीं मिलते कौन से वर्ड्स यूज़ करूं कि मैं किसी को समझाऊं कैसे। वो आपको नहीं समझा सकते हैं और मुझे नहीं समझा सकते हैं, मगर उनके अंदर वही फीलिंग्स चल रहे हैं जैसे दूसरे बच्चे। लेकिन एक्सप्रेस करना जो है, जैसे जब हम अराउंड जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसे वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल अराउंडिंग जो उनसे उनकी पीपल के साथ अलग होती है। तो ऐसे में तो जैसे जब स्कूल वगैरह में या प्ले ग्रुप में जब वो जाते हैं तो काफ़ी उनको दिक्कत आती होगी उस मसले में, फ्रेंड्स बनाने में। तो उस टाइम स्कूल में कैसे मदद करते हैं कि उनको ऐसा निगलेक्ट तो नहीं मैं कहूँगी अकेला महसूस ना करें? जी, कुछ जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों में से 1 या 2 बच्चे चुनकर उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मगर उनके लिए ये सोशल साइड बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे बच्चे जो है ना वो नोटिस करते हैं कि ये बच्चा डिफरेंट है, तो उसकी लैंग्वेज नहीं है उतनी, वो बता नहीं सकता है या कुछ साथ कैसे खेलेंगे। सो फिर आप जो अगर पेरेंट हैं या उनके टीचर या स्कूल वाले हैं तो आपको ये इनकरेज करना चाहिए कि जो बच्चे उनको पसंद करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कितने हाई उनके मैथ्स के या इंग्लिश के स्कोर्स हैं, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप पीपल कैन बी फ्रेंड्स। दूसरे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करना, उनको इनकरेज करना और उनको एक्टिविटीज़ एक साथ बिठा कर देना कि ये आप दो ये जिक्सो पज़ल बनाएं या ये कलर मैचिंग गेम करें या जस्ट अ कलरिंग पिक्चर साथ बैठकर करें, तो उनको ना कोई आजकल आईपैड और कंप्यूटर पर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, साथ बैठकर गेम खेल सकते हैं। सो उसमें सोशल डेवलपमेंट होती है बच्चों की एक दूसरे के साथ। और ये भी है यानी कि कई जो उनसे बच्चे क्योंकि वो एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं बात करते, लेकिन पैट वगैरह जैसे हो जाए, डॉग वगैरह, वो भी काफ़ी फ्रेंडली उनके साथ बन जाते हैं। वो भी एक जरिया फ्रेंड्स का हो जाता है कि दोस्त बनाने का, या कोई कैट रख लेता है या फिर कुछ ऐसा जिसमें वो पिजन वगैरह रख कर तो फीडिंग वगैरह ऐसा भी कुछ कर सकते हैं पेरेंट्स अगर करना चाहे। बिल्कुल, एक कैट बिल्ली जो है वो घर में भी रख सकते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं है उनको संभालना, सिर्फ फीड करना और बाहर निकालना थोड़ी देर के लिए। या बजीज जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं पेट्स, बिकॉज दे कैन कम आउट ऑफ द केज, और उनको वापस भी रख सकते हैं। और एक बजी हो तो
आजकल जो है ना ऑटिज़म में थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स फॉर थेरेपी। ज़्यादातर जो है ना जो है हॉर्स घोड़े वो यूज़ करते हैं, बिकॉज पता नहीं क्या है, कह रहे हैं कि ऑटिज़म में कनेक्शन बच्चे जो करते हैं ना हॉर्स से वो काफ़ी अच्छा है और उसके साथ उनकी लर्निंग और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर पर्सनैलिटी है, वो कोई है इंसान, ही इज़ समवन, शी इज़ समवन। सो वो निकलता है ज़्यादा उनका जो है ना अपना पर्सनल इफ़ेक्ट, तो उनकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर होती है सबको कि ये हैप्पी बच्चा है, ये चीज़ें जान सकता है। सो एनिमल्स थेरेपी के लिए बहुत अच्छे हैं और कई जो उनसे हमारे लोकल फार्म वगैरह में, बर्मिंघम वगैरह में डोंकी राइड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि पेरेंट्स जो उनसे है वो अपने बच्चों को डोंकी राइड्स भी ले जा सकते हैं, जो कि मच चीपर भी पड़ जाता है। और यहाँ पर अभी तो खैर नहीं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन बाद में आप अपॉइंटमेंट्स बनाकर बच्चों को ले जा सकते हैं। और कई जो उनसे एनिमल थेरेपिस्ट भी करते हैं जहाँ पर कि डॉग वगैरह होता है, या आप अपने घर में बुला सकते हैं, हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड करते हैं से ऑटिज्म बच्चे आते हैं। तो अलग अलग जरिए होते हैं। अगर डेवलपमेंट आपने बच्चे का बढ़ाना है, इमोशनली उनको इन्वॉल्व करना है, तो सोशलाइजिंग स्किल में ये काउंट हो जाता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे यानी ने बताया कि जो उनसे अपनी एनिमल थेरेपी वेरी इम्पोर्टेंट है। सो चलेंगे, जब हम बच्चे को जो उनसे ऑटिज्म होते हैं, क्या उनको कम्युनिकेशन इज़ अ बिग इशू फॉर देम, इजंट इट? सो क्या सभी बच्चे जो उनसे सारे बोल लेते हैं कि नहीं बोलते, कि उनमें से कुछ बोल सकते हैं, कोई नॉन वर्बल भी होते हैं? नहीं, कुछ बच्चे जिनको ऑटिज़म होती है, देखिए एक स्पेक्ट्रम है, एक लाइन है। अगर आप इमेजिन करें 0 से 100 तक है, हर बच्चा जिसमें ऑटिज़म है वो कहीं ना कहीं उस लाइन पर होगा। अगर 0 पर कोई ऑटिज़म नहीं है और 100 पर सबसे ज़्यादा है, तो हर बच्चे के नीड्स और ज़रूरतें डिफरेंट होगी और वो अलग अलग उनके मसले होंगे जो वो नहीं डील कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो कुछ बच्चे जो हैं नॉन वर्बल भी होते हैं, उनके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, और वैसे भी घर में जो है ना थोड़ी बहुत पहले से ही होगी, क्योंकि उनकी स्पीच जो है वो पहले से ही डेवलप नहीं होगी। सो मदर्स विल हैव ऑलरेडी डन सम वर्क। और ये जो कुछ जो हैं वो सब लर्निंग भी कर सकते हैं क्लास में, मगर उनके जो कुछ बिहेवियर्स हैं जो सोशल बिहेवियर नहीं है, या एक चीज़ मिसिंग है जो नहीं है, उनको कम्प्लीटली हैप्पी नहीं देख सकते हैं, खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पेरेंट्स को कंसर्न, टीचर्स को हो जाता है कि ये बच्चा राइटिंग भी कर लेता है, मैथ्स भी कर लेता है, मगर ये जब दूसरों बच्चों के साथ बाहर जाता है प्लेग्राउंड में, ये खेल नहीं सकता और ये शेयर नहीं कर सकता कोई चीज़। यू नो, ही सेड दिस इज़ माइन, मेरी है तो मैं ही रखूँगा, या आप नहीं ले सकते हैं। सो देखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है और डायरी रखनी पड़ती है। ये चीज़ें सब लॉग करते जाए ना। तो ऑटिज़म को डायग्नोज करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई ब्रेन स्कैन नहीं है, सिर्फ ये है कि टीचर या और घर वाले भी, पेरेंट्स भी सब ना एक डायरी रखें जिसमें वो लिखें कि जिस टाइम पर, जिस दिन को ये बिहेवियर था बच्चे का, और इसने ऐसे किया, इसने चीज़ें तोड़ दी, या इसने दूसरे बच्चे को पुश कर दिया, या इसने कुछ और कर दिया जो सही नहीं था। तो वो आप लॉग करेंगे, तो आप जब किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, या डॉक्टर हो या स्कूल वाले हों, तो उनके साथ आप शेयर करेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि क्या पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं और इस बच्चे के क्या मसले हैं और कैसे हम उनको उन पर काम कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो उनसे हमारे व्यूअर्स हैं, कईयों को हो सकता है कि डायग्नोज जो उनसा नॉर्मली स्कूल जब जाते हैं बच्चे, तभी ज़्यादातर डायग्नोज के बारे में जब टीचर रेकमेंड करते हैं कि हमें कोई कंसर्न है, तो फिर जिनसे पेरेंट्स हैं वो असलन वहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें स्कूल से भी लेटर आ रहा है कि बच्चे मोर लाइकली वो कहते हैं कि नोटी है, क्योंकि पहले पता नहीं होता कि ऑटिज़म है, तो बच्चों को नोटी का करार दिया कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, वो क्लास में टिक कर नहीं बैठता, या सर्टन थिंग्स आप इसे घर रखें या डॉक्टर से सलाह करें। या फिर कई बार होता है कि कहते हैं कि हो सकता है इसको ADHD ना हो, क्योंकि कई बार ऑटिज़म एंड ADHD का जो उनसा लिंक देखने में भी आया। तो आप बताएंगे कि अर्ली जो उनसा डायग्नोज है वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए ना बच्चे का कि इसमें कोई
प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको, या इसके कम्युनिकेशन या इसका डेवलपमेंट, किसी किस्म का भी डेवलपमेंट, वेदर इज स्पीच एंड लैंग्वेज, वेदर इज़ हियरिंग, वेदर इज़ वॉकिंग, इन चीज़ों का आपको प्रॉब्लम महसूस हो, कंसर्न हो, तो जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए उतना जल्दी इंटरवेंशन हो सकता है। इंटरवेंशन यानी कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। उस बच्चे के लिए हम ये जो मैं कह रही थी जैसे पिक्चर कार्ड्स या अकेला सेपरेटली 1-to-1 बैठकर काम करना, वो सब चीज़ें हम जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी बच्चा कामयाब होगा। जब इन्वेस्टिगेशन जो होता है बच्चे पर किया जाता है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? पेरेंट्स होंगे, मगर सबसे पहले आप ठीक कह रही थी कि सबसे पहले स्कूल वाले उनको बताते हैं कि हमें कंसर्न है, और वो स्कूल के वो पेरेंट्स की इजाज़त लेकर स्कूल वाले डॉक्टर्स के पास रेफ़र करते हैं उनको असेसमेंट्स के लिए, और कोई पेरेंट्स अपने प्रैक्टिशनर के पास, अपने जीपी के पास ले जाते हैं कि हमें ये कंसर्न्स हैं। उनमें जो टेस्ट, जिस किस्म के टेस्ट वो करेंगे, वो बच्चे की स्पीच देखेंगे कि बोल सकता है सही, उससे पूछेंगे, उसको पिक्चर्स दिखा के या ऑब्जेक्ट्स दिखा कर पूछेंगे कि ये क्या है, और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो चीज़ें सामने नहीं हैं उनके बारे में भी, अगर वो बच्चा बता सके या ना बता सके। और जो फिज़िकली जिनको मसला होता है ना, उनको चलने का देखेंगे कि ये सही चलता है, ये देखता किस तरफ है, उसकी नज़र सही है, ये सब चीज़ें जो है ना इनको देख कर चेक करके फिर उनको डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या उनका मसला है और कितने हद तक उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी इस सिचुएशन में। तो ये है कि जब डायग्नोस करने का जो सा तरीका, अलग अलग तरीके से स्पीच थेरेपिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपका जीपी इन्वॉल्व होता है, ओटीज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो उनसे है, फिजियोथेरेपी भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, और कई बार ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं सर्टेन इश्यूज देखने के लिए, हो सकता है स्कैन भी किया जाए अलग अलग मसलों के लिए हल करने के लिए। बट देयर इज़ मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो उनसे ट्रीटमेंट देखने के लिए कि कहीं पहले डायग्नोस करने से पहले जब उन्होंने बता दिया है कि ये डायग्नोस है, तब फिर वो डेफिनेटली श्योर होते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है। क्योंकि बाकी के कई बार होता है कि बच्चे को सुनता नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं है बहरा तो नहीं है, या ये जब हम इसको बुलाते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में जब हम बच्चे को बुलाते हैं उसके नाम से तो कई बार नहीं देखता, तो हमें लगता है कि शायद इसे सुनता नहीं है, तो इसलिए हेयरिंग टेस्ट भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पर बच्चों का हेयरिंग टेस्ट करवा के देखा जाता है कि शायद बिफोर डायग्नोस ऑटिज्म दे शायद कि बच्चे को सुनता ना हो, इस वजह से वो आपकी तरफ देख नहीं रहा। तो आइज़ का जैसे आपने बताया, कई बार हम कहते हैं कि हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो तुम, तो बच्चे नहीं देखते, तो उस वजह से भी बच्चों का आई टेस्ट किया जाता है कि शायद कोई आंखों का मसला ना हो, या वो देखना नहीं चाह रहा, ये नहीं है बट उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बच्चा जो आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहा। बट बिफोर डायग्नोस होने से पहले, क्योंकि ऑटिज्म में ये होता है कि बच्चे आंखों में आंखें डालकर देखते नहीं हैं, तो पर पहले डायग्नोस होने से ये पता करना ज़रूरी है कि आंखों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए अलग अलग जो उनसे हैं प्रोफेशनल जो उनसे होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ताकि अच्छी तरह से जब वो डायग्नोस करें तो सबकी इंफॉर्मेशन लेकर ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ इस बच्चे को ऑटिज्म है। सो पूरी इंफॉर्मेशन के होनी ज़रूरी होती है। सो जो सा ऑटिज्म है ना, सब हमारे से ये कई बार पूछते हैं कि ऑटिज्म जो सा है इसकी कोई दवाई नहीं है। देखें, ये मसला ऐसा है कि इसको दवाई के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। जो इंटरवेंशंस मैंने बताई है ना कि हम उनको चेक कर सकते हैं, जैसे आप भी कह रही थी आई टेस्ट, हियरिंग, फिजियो और मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन, ये सब करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, और उसके बाद उन सेपरेट चीज़ों को सपोर्ट और हेल्प हम उस बच्चे को दे सकते हैं जो चीज़ें वो समझ नहीं रहा। ये जैसे हमने पहले कहा कि ब्रेन बेस्ड डेवलपमेंट इशू है, कोई दवाई, कोई टैबलेट, कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको एकदम दूर कर देगी। कई बार जो है हमारे पेरेंट्स को जब स्कूल स्टाफ बुलाकर बताते हैं कि आपके बच्चे को शायद हम समझते हैं कि हो सकता है ऑटिज़म हो, तो हम स्कूल नर्स को बताना चाहते हैं, वो चेक करेगी, और स्कूल डॉक्टर, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाय हमारे बच्चे को क्या हो गया, शायद ये नहीं ठीक है, इसका दिमाग नहीं ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो ये जो कमियां हैं वो सोचते हैं।
मगर ये हम भूल जाते हैं कि जब तक हम डायग्नोज ना कर सकें तो उसकी हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। जी जी क्योंकि एक जो सा डायग्नोस है, एक लेबल नहीं है, उससे आपको ये पता कि चलता है कि हमने ट्रीटमेंट कौन सी लेनी है अपने बच्चे के लिए। जैसे कि अब ऑटिज़म है, अगर आप डालेंगे ऑटिज़म ऑन गूगल या रिसर्च करने के लिए आपको कितना कुछ पता लगेगा, क्योंकि आपके पास डायग्नोस है। अगर आपको डायग्नोस का नहीं पता तो आप कुछ भी उसके लिए कर नहीं सकते, क्योंकि देयर इज़ मैनी डिफरेंट जो उनसे है कि रिसर्च चल रहा है कि आप डाइट चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों की, और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप ऑटिज़म बच्चों के लिए ले सकते हैं अगर आपको डायग्नोस पता हो। या कई लोगों को ये लगता है कि जो सा डायग्नोस है एक लेबल लग जाता है, और स्पेशली हमारी जो सी सोसाइटी एशियन है उसमें किसी को पता चले कि मेंटल हेल्थ है या ऑटिज़म है, कईयों को तो इनके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन फिर वो एक अलग नज़रिए से उस बच्चे को देखना चालू कर देते हैं कि नहीं इसको तो ये है। डू यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसको जो सी वो देखने की निगाह होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन एक बच्चे को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको ऑटिज़म है, ही इज़ डिफरेंट, और वो भी एक्सपेक्ट कर लेता है आने टाइम के हिसाब से कि ये आई एम डिफरेंट। जब आप उस बच्चे को डायग्नोसिस हो जाए तो आप उसकी हेल्प करने लगें और आप उसके लेवल की चीज़ें बताएंगे उसको और उसके शौक़ पूरे करेंगे, और उसके साथ जो है ना रूटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बच्चों के लिए रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एकदम चेंजेस जो आते हैं ना लाइफ में कि आज स्कूल नहीं जाना है या आज जल्दी पिकअप करोगे डेंटिस्ट जाना है, वो नहीं समझ सकते हैं। और आपको उनको बिठाकर आराम से पहले बताना कि टीथ चेक करवाने जाना है डेंटिस्ट के पास, कैसे मुंह खोलोगे डेंटिस्ट के लिए बताओ। तो ऐसे उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बताएं कि हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास और वो देखेंगे आप, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, वो आपके टीथ चेक करेंगे। तो बच्चा जो है ना वो ज़रा जहन में उसके ठीक बात बैठ जाती है। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि जो सब बच्चों के लिए ज़रूरी है, पानी जो है वो पीना प्लेंटी, और ये शुगरी स्वीट ड्रिंक्स वगैरह नहीं ज़्यादा यूज़ करने, और हेल्थी सब्जियां वगैरह और हेल्थी फ्रूट्स वगैरह फूड इनको दें। उनका जो स्लीप टाइम है वो पूरा हो, क्योंकि उनको टाइम पर जगाएं, टाइम पर सुलाएं, और बाहर जो है नेचर में लेकर जाएं, वॉक्स में लेकर जाएं। जैसे हम कह रहे थे ना कि एनिमल्स से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ये बच्चे, ऑल्सो विद नेचर। बाहर जाएंगे ना, इनको फूल, दरख्त, ग्रास, रिवर, जो भी चीज़ दिखाएंगे ना, इनको एक्साइटमेंट मिलेगी उससे, क्योंकि जो भी उनके सेंसेस ज़्यादा हाई है ना वो पिकअप कर लेंगे। ये हम सबको मिलता है, जब हम ऐसी जगह जाएं तो दिल खुश हो जाता है, नेचर में जाएं तो बहुत दिल खुश हो जाता है, और हम कहते हैं कि सारा दिन इधर ही रहें और हर रोज़ आएँ। इसी तरह बच्चों को फील होता है। सो अगर आपके पास गार्डन है या पास कोई पार्क वगैरह है, उधर ले जाएं उनको, तो ये उनके हर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने कहा कि जब भी आपने कहीं पर बच्चों को ऑटिज़म बच्चों को लेकर जाना है तो एक पिक्चर्स के तौर पर उन्हें दिखा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपकी जैसे कह लें कि डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है तो उनको भी बता सकते हैं। नॉर्मली कईयों को तो पता आता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, उनके स्पेशल डेंटिस्ट भी होते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट का फेयर हमें भी अब तक है बट जो उनसे ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी बनाकर ले जा सकते हैं कि छोटा सा वीडियो बनाकर अपने बच्चे को रोज़ दिखाएं कि ये डेंटिस्ट है, यहाँ पर चेयर है उसकी। सो एक वीडियो जब आपके उसके साथ जाते हैं बच्चे के साथ वो बना लें, क्योंकि कैमरा आप हमारे फ़ोन में तो ऑलवेज अवेलेबल है। तो इससे ये होगा कि बच्चे का जो उनसे एक फोबिया टाइप का बिल्ट हो, पता है एंजाइटी जो उनसे बिल्ट होती है बच्चे में कि मैंने जाना है, पता नहीं क्या होना है, पर जब वो रोज़ वो देखता है अपनी पिक्चर्स को कि आज मैंने जाना है या महीने के बाद अपॉइंटमेंट है, तो उसको पहले ही दिखाना चालू कर दे 1-2 वीक, जब भी आपको लगे कि वो कंफर्टेबल है तो फिर वो आप जाना चाहेगा कि है, क्योंकि वो वेल प्रिपेयर हो जाता है बच्चा। सो उसकी जो सी ब्रेन की क्षमता होती है वो बार बार देखने से उसको एक प्रोग्रेस मिलता है। पहले वो पिक्चर देखकर भी हो सकता है कि डरे, फिर अपने आप थोड़ा सा देखेगा। सो स्टेप बाय स्टेप जो सी उसकी एक कैपेबिलिटी है वो आसानी तौर से बिल्टअप होनी चालू हो जाती है, एंड फिर वो जो सा टारगेट है हम उस बच्चे के लिए ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो इसमें ये भी आता है कि जो सा स्लीपिंग पैटर्न्स हम कहते हैं, क्योंकि ऑटिज़म में देखा गया है कि जो से बच्चों की स्लीपिंग जो सी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। हर काम जो करेंगे ना ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, आप उनको क्लॉक दिखाएं।
जी। ये टाइम अगर आपने पिक्चर्स वाली है या रियल क्लॉक है, आप पिक्चर्स वाली बताएं कि ये जब ऐसे लगेगी ना क्लॉक तो यू हैव टू गेट अप, आपको उठना है, आपको सोने का टाइम ये होगा, क्लॉक को मैच करते रहें। ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको दूसरे बच्चों के साथ नहीं या बहुत छोटे बच्चों के साथ करते थे। हो सकता है बच्चा आपका जो है वो 7, 8, 9, 10 ईयर्स का हो, मगर आपको ये ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे टैक्टिक्स। मगर उनके रूम में जाएं, उनको स्टोरी सुनाकर उनको आहिस्ता आहिस्ता लाड प्यार से सुलाएं ताकि वो किसी चीज़ से डरे ना और उनको खौफ ना हो। और जब जगाने का वक्त हो तो अचानक जाकर उनको एकदम ना शाउट करें या बोलें जैसे दूसरे बच्चों को करते हैं। तो उनको आप जाकर आराम से पहले ही ना बोलें उनका नाम और उनको आहिस्ता से देखें, वो आंखें खोलेंगे, वो आपको देखेंगे। इवन इफ़ यू आर द पेरेंट तो वो देखेंगे आपको, तो फिर वो सोचेंगे कि हाँ अभी सुबह हो गई है। और वो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों को उतना उनके लिए वो अच्छा होगा और वो सेटल होंगे। एक और बात मैं कहूँगी कि हम लोग जो है ना वो घरों में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, सामान, ये काम आएगा, वो काम आएगा, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, जो चीज़ें जहाँ पर आपके पास एक या दो बच्चे भी हो सकते हैं फैमिली में। मुझे पता है 1-2 फैमिलियाँ मैं जानती हूँ जिनमें एक से ज़्यादा बच्चा ऑटिस्टिक है। और उनके लिए ना आप स्पेस क्लियर रखें और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं उनको ना रखें, स्पेशली उनके बेडरूम में और जहाँ पर लिविंग रूम होता है, सब बैठते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ना रखें क्योंकि उनका जहन कंफ्यूज हो जाता है देख देख कर, ज़्यादा कलर्स या ज़्यादा चीज़ें। सो कीप इट सिंपल। और उनके रूम में ख़ास करके ना उनको पता होना चाहिए दिस इज़ द बेड, दिस इज़ द कबर्ड, दिस इज़ द डोर, दिस इज़ माई बुक, ऐसी चीज़ें। आपने ये बात बहुत अच्छी की कि एक तो ये सिंपल जो सा घर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई थिंक वो भी काफ़ी हद तक उनको जो सा माइंड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और साथ में ये भी आई थिंक ऑटिस्टिक जो से बच्चे होते हैं जिन्हें ASD भी होती है, उनके लिए एक कॉर्नर्स जैसे होता है ना, सेंसरी कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, वो अगर बना सके तो वो भी इसमें भी काफ़ी होता है कि जहाँ पर जब उनको कोई प्रॉब्लम आए या उनका माइंड ओवरलोड हो जाता है तो वो वहाँ पर जाकर रिलैक्स कर सके। उसमें कौन कौन चीजें आई मीन स्कूल में रखते हैं या जो कि हमारे पेरेंट्स घर में भी रख सकते हैं? स्कूल में तो हमने पूरे सेंसरी रूम्स बनाए हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में होते हैं जिनको ये ज़रूरत होती है। तो उनको ना ऐसी चीज़ें रख कर दें जो शायद लाइट वाली चीज़ हो, जिसमें लाइट ऑन ऑफ कर सकें वो, जिसमें वो नॉइज़, हाँ सिंपल सी छोटी सी टॉर्च जो सेफ़ है, वो खोल नहीं सकते हैं ना, उसके लिए बैटरीज के लिए वो स्क्रू वाली। सो वो, और जो कलरफुल चीज़ें हैं, जो स्पार्कली चीज़ें हैं, जो वो ऐसे कुछ चीज़ें लटकाएं स्ट्रिंग पर जो वो बैंग करके थोड़ा सा आवाज़ निकल सकते हैं, हाँ वो नहीं होते हैं मोबाइल्स एंड चाइम्स, वो कैसे रख दें। वो बच्चे जो हैं उनको टच करेंगे और वो आवाज़ आएगी, उनको अच्छी लगेगी, बिकॉज उनको फिर ये हो जाएगा कि उनको पता है कौन सा नॉइज़ आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है। और जो चीज़ वो देखना चाहेंगे उसमें लाइट्स और कलर्स और टेक्सचर्स हो जाएं जिसको वो हाथ लगा सकें, जैसे कोई सॉफ्ट कुशन है आपके घर में, या वो जो बॉल नहीं मिलते हैं जिनको स्क्वीज़ कर सकते हैं, स्क्वीजी बॉल, हाँ जो नरम चीज़ जो स्क्वीज़ करके अपना जो है ना एंग्जाइटी निकाल सकते हैं जिन पर। सो वो रखें और जस्ट समवेयर फॉर देम टू सिट, मे बी। और बुक्स पढ़ते हैं तो एक बुक रख दें उधर जो उनकी फेवरेट स्टोरी, तो वो उनको पता होगा कि जब मैं स्ट्रेस हो जाऊँ ना तो मैं वहाँ जा सकता हूँ और मेरे लिए वो सेफ जगह है। बिकॉज आई थिंक बहुत बच्चे जो ADHD और ये ऑटिज़म से सफ़र करते हैं ना, उनको डर लगता है और खौफ होता है बहुत सारी चीज़ों से। सो लाउड नॉइज़, कोई बगैर वजह से आपस में बात करते हुए बड़े जो हैं एकदम ऊंची आवाज़ से शाउट कर जाएं या कुछ और, तो फिर उनको उससे भी दहशत हो जाती है। सो उनके लिए ज़रा सेंसिटिव इन्वायरमेंट रखनी पड़ती है और अपने आप को भी इससे बहुत सुकून मिलता है, एडल्ट्स को भी, कि ठीक है मैं इनके लिए कर रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग भी सुकून में है बच्चे के साथ, वातावरण जी बिल्कुल ऐसे ही।
तो ये भी अगर कईयों को जैसे घर में बोलने की आदत तेज होती है, या आप अपने बच्चों के लिए हेडफोन वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि थोड़े जो से सेंसिटिव नॉइज जो से वो कम हो जाए अगर बच्चों के लिए, और बाहर भी जाना चाहे तो कई बार होता है वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से भी कई बच्चे डर जाते हैं। जब छोटे होते हैं तब पेरेंट्स को पता नहीं होता कि ये बच्चा बार बार हम वैक्यूम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये क्यों डर रहा है, वाई ही और शी इज़ स्क्रीमिंग। क्योंकि देखने में आया जिनसे लड़के हैं उनको लड़कियों की मात्रा में ज़्यादा ऑटिज्म होता है। डोंट नो कि रीज़न क्या है, हायर नंबर्स उनसे बॉयज़ के ज़्यादा होते हैं, लड़कियों के कम होते हैं। लेकिन जो उनसे सेंसरी जैसे हमने बात कर रहे थे कि एक कॉर्नर्स बनाकर उसमें थोड़ा सा हम अपने लिए भी, हमारे लिए रिलैक्सिंग हमें भी चाहिए होती है कोई ना कोई जगह जहाँ पर हम अपने बेडरूम में जाकर रिलैक्स कर लें या बुक पढ़ लें। ऐसे ही उन बच्चों के लिए भी सेंसरी जो उनसे स्पेशली ऑटिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं ये कहूँगी कि जहाँ वो जाएं उनके साथ होते हैं, आप घर में या बाहर लेकर जाएं या स्कूल के बाहर जाते हैं या ट्रिप पर जाएं, उनकी तस्वीरें बनाएं, उनके फ़ोटोज़ बनाएं। कैमरा तो आपके मोबाइल में होता है, और घर आएँ और उनको अगर प्रिंट करना है नहीं तो किसी जगह में सेव करें जहाँ उनको दिखा सकें और वो याद कर सके कि क्या हुआ था, और वो आपको बता सके कि मैं इस जगह गया था, मैंने उधर ये चीज़ देखी थी, तो वो आपको समझा सकेंगे कि क्या उन्होंने देखा था। तो उसके साथ भी उनकी डेवलपमेंट जो है ना वो आगे बढ़ती है। So it's quite good idea to have. ये कईयों ने की रिंग्स में भी रखे होते हैं, 4-5 वर्ड होते हैं जैसे कि टॉयलेट हो गया, यस नो, है ना, थोड़े से जो उनसे कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जस्ट इन केस इन इमरजेंसी कोई बात हो तो वो बता सके कि मुझे टॉयलेट जाना है। क्योंकि कईयों की जो उनसी वर्बल कम्युनिकेशन होती है बहुत ज़्यादा लिमिट होती है, वो सारा पिक्चर एक्सचेंज पर ही डिपेंड करते हैं। तो ऑलवेज दे कैन शो यहाँ पर अपने हुक में या किसी जगह पर लगा सकते हैं। अगर नई टीचर या नया टीचर आ जाए क्लास में तो बच्चे को पहले ही एंग्जाइटी हो जाती है कि दे नॉट यूज्ड टू न्यू पर्सन। सो फिर अगर उसने टॉयलेट जाना हो तो वो नहीं पूछेगा कि मैंने बाथरूम जाना है, और शायद वो एंग्जाइटी में उसका पेशाब कपड़ों में निकल जाए। इसकी वजह से वो पिक्चर्स बना कर देते हैं उनको टॉयलेट, हाँ, लेमिनेट करके पंच होल करके रिंग में डाल के की रिंग में और उनके बेल्ट पर लगा देते हैं, और वो बता सकते हैं टीचर को कि उनको बाथरूम जाना है, पेंसिल चाहिए, पानी पीना है, या जैसे भी उनको फील होता है। 3-4 से ज़्यादा ना हो, बिकॉज बहुत छोटे जब अगर बच्चे होते हैं ना उनके लिए 3-4 बहुत हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से ही बना देंगे 15-20 तो वो पहले कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रखना पड़ता है, हर बात को सिंपल रखना पड़ता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन बेसिकली जो उनसे स्टार्ट करनी है वो भी बहुत सिंपल होनी चाहिए। जब हम ऑटिज्म बच्चों के साथ बात करते हैं, कमांड्स जो उनसे होनी है वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, इज़न्ट इट? अगर स्कूल में जा रहे हैं रेगुलर क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ, तो टीचर जब कहेगी ना कि प्लीज़ मेक अ लाइन बाय द डोर, तो वो बच्चा जो है ना वो दूसरों को देखेगा क्या कर रहे हैं। अगर वो डोर के पास जा रहे हैं तो वो देखकर सोचेगा हाँ मुझे भी यही करना है जी, तो ऐसे वो फॉलो करने लगेगा। और शायद पहले इसीलिए बहुत अर्ली ना रियलाइज़ हो किसी को कि इसको कोई मसला भी है, क्योंकि ये दूसरों बच्चों को बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। तो फिर बाद में जो है ना ऐसे लैंग्वेज में भी होता है, लोग कहते हैं, टीचर्स कहते थे मुझे कि दिस वन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, बिकॉज ये जब मैं कहती हूँ कुछ तो ये इसको पता है इंस्ट्रक्शन क्या है। मैंने कहा 29 अदर चिल्ड्रन आर डूइंग द सेम थिंग, दैट्स व्हाई। सो ये बात ये ऐसी है कि आप उस बच्चे के लिए जो है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है, और जब नए लोग आने वाले हों उनको समझाना पड़ता है, या उनको कोई फेमिलियर एडल्ट उनकी क्लासरूम में डालें या उनके पास बिठाएं। ज़्यादा काफ़ी सारे बच्चे जो बिल्कुल नहीं अपना आप हेल्प कर कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप के लिए, और काफ़ी जो है ना उनकी कम्युनिकेशन लो है और उनकी फ़िज़िकल एबिलिटी भी लो है, वो व्हील चेयर में है, वो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं जो जहाँ वो जा सकते हैं, और बसेस घर पर आकर पिक करते हैं उन स्कूल से और लेकर जाते हैं उनको। तो एंड ऑफ द डे वो वापस घर भी लेकर आते हैं उनको। सो वो रूटीन जो है उनकी बन जाए, तो मैंने देखा है काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी खुशी से जाते हैं अपने ड्राइवर्स के साथ, और वो केरर जो आते हैं उनको स्कूल लेकर जाने के लिए। सो मेन स्ट्रीट में क्योंकि देखा जाए नहीं, क्योंकि बच्चे जो उनसे ऑटिज़म में काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 में से एक बच्चे को ऑटिज़म है, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर इज़ वाल। तो उसके आधार पर जो उनसे मोस्ट ऑफ जो उनसे हमारे बच्चे हैं ऑटिज़म में वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर बैरियर, या कई बार होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्पेशल नीड स्कूल में जाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनसी मेन स्ट्रीम स्कूल
स्कूल है उसमें उसकी जो सी है वो चीज़ें उसको प्रोविजन जो सी है वो उसमें नहीं मिल रही, तो उस आधार पर भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को बुली ना किया जाए क्योंकि वो अलग लग रहा है, या क्योंकि सारे बच्चे नॉर्मल होंगे और एक बच्चा जब क्लास में ऑटिज्म वाला होगा तो उस पर सबने बुलिंग, शायद टीचर को पता भी ना लगे ही इज गेटिंग और शी इज गेटिंग बुली। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि टीचर्स जो उनसे हैं वो आपने मेन स्ट्रीम में भी काम किया है, स्पेशल नीड स्कूल में भी किया, तो किस आधार पर बच्चों की सुरक्षा की जाती है बुलिंग के? बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं टीचर्स जिन बच्चों का उनको पता हो ना कि इनके पास ये मसला है। वैसे भी बुलिंग जो है बच्चों में हो जाती है काफ़ी, सो उसके लिए कंट्रोल के लिए उनको टीचर्स जो हैं बाहर ड्यूटी पर जाती हैं, उनको देखती हैं, और जब वो बच्चे वापस आते हैं उनसे पूछते हैं कि डिड यू हैव अ गुड प्ले टाइम, बाहर आपने खेला तो किसके साथ खेला, क्या गेम खेली। वो टीचर्स जो है ना ख़ास करके लंच टाइम के बाद, क्योंकि वो लंबा पीरियड है ना लंच का, तो उसके बाद जो है ना आकर टीचर ज़रूर पूछती हैं। और स्टाफ जो है ना वो उनकी अवेयरनेस काफ़ी होती है क्योंकि पूरे स्कूल में वो बता देते हैं कि ये बच्चा इसकी ये ज़रूरतें हैं और ये ऑटिस्टिक है तो इसका एहतियात सब लोग करेंगे। तो जो भी टीचर उसको देखेंगे, अगर वो अकेला जा रहा है कॉरिडोर में तो वो कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, क्या कहाँ जा रहे हो, या फिर उसको दूसरा बच्चा कोई तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है तो फिर वो कहेंगे कि ये बात नहीं सही है, वो मेंटर्स के पास भेजते हैं, फिर हम उनके साथ क्लियरली बात करते हैं क्यों कर रहे हो आप ऐसे बिहेवियर, सो फ्रेंड्स बनाकर उनको। तो फिर और जब इन्वेस्टिगेशन जब होता है, अर्ली जब डायग्नोस किया जाता है, तब ये भी देखा जाता है कि शायद इस बच्चे को 1-to-1 भी ज़रूरत हो, इज़न्ट इट? सो उस पर भी ये होता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेशल पर्सन जो उनका ध्यान रखने के लिए होता है। हो सकता है कि देयर इज़ अ स्पेशल पर्सन जो है वो 1 या 2 बच्चे जो ऑटिज्म है उनके साथ ही काम करे, या हो सकता है कि आपके बच्चे को 1-to-1 सप्लाई भी मिले जो कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। बट मोर लाइकली स्कूल की जो सी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से जब डायग्नोस होता है तो टीचर्स जो उनसे हो या जो हेल्थ केयर्स होते हैं, स्पीच थेरेपी, वो सब कुछ देखते हैं कि बच्चे को उन्होंने स्पीच थेरेपी भी देनी है तो दे विल नीड समबॉडी जो उनकी हेल्प कर सके। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी भी जिनमें सेपरेट सेनको होता है, वो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के लिए होते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए वो लीड करते हैं, वो जैसे डेप्टी हेड या हेड टीचर होते हैं, मगर वो सिर्फ ऑटिस्टिक और स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए होते हैं। और उनके नीचे एक टीम होती है पूरी जो वो मैनेज करते हैं, एक सेपरेट रूम्स होते हैं उनके लिए, और वो लोग जाते हैं क्लासरूम से उन बच्चों को लेकर आते हैं अपने टाइम से 4 या 5 या 1-to-1 जैसे भी उन्होंने काम करना है तो वो लेकर आती हैं, उनके पास सब प्रोवाइडेड है। ये स्पेशल जो चीज़ें हम बात कर रहे थे वो सब हैं उनके पास, स्पेशल सेंसरी टॉयज एंड सेंसरी रूम टू टेक देम इन, और वो लेकर जाती हैं और बाकायदगी से वो बच्चों को थोड़ा खिलाती हैं, उनके साथ नीचे बैठकर कारपेट पर खेलते हैं, और जब उनको थोड़े 5-10 मिनट्स हो जाएं उनको लर्निंग ब्रेक भी देते हैं क्योंकि उनका माइंड जो है वो सब ब्रेन उनका ये सब चीज़ें एकदम से समझ नहीं सकता है, तो फिर उनको ब्रेक्स, लर्निंग ब्रेक्स देते हैं, वो थोड़ी देर खेलते हैं, फिर वापस आते हैं कि अभी वापस आ जाओ, फिर से शुरू करते हैं उनको टीच करना ये नंबर्स, ये कलर्स, ये वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह। कुछ बच्चे जो हैं वो देखकर चीज़, पिक्चर वगैरह ज़्यादा लर्न करते हैं, कुछ सुनकर ज़्यादा लर्न करते हैं, हम सब की अपनी अपनी प्रेफर्ड मेथड होती है। सो ऐसे जो है ना जिसकी ज़रूरत जैसी हो ना उस तरह की वो प्रोविज़न देती हैं, और देयर इज़ अ होल टीम ऑफ, पूरी टीम है उनकी जो उन बच्चों को, और उनके साथ स्पेशल प्ले ग्राउंड में टाइम भी देते हैं, उनको बाहर का टाइम भी देते हैं। जब वो बच्चे ट्रिप पर जाएं बाकी क्लास के साथ, वो जो टीचरें हैं उनकी वो साथ जाती हैं स्पेशल एजुकेशन नीड वाली, तो उनके लिए जो है ना बहुत आसानी हो जाती है बाहर जाने में, कम्युनिकेशन में, बिकॉज क्योंकि उनको ये सहारा होता है कि देयर इन अ सेफ प्लेस। जी, पर ये भी है ना एनी, क्योंकि अब जो सा टाइम हमारा लॉकडाउन का है तो जो उनसे बच्चे हैं ये सब नहीं कर पा रहे, विच इज़ वेरी बैड थिंग टू हैपन कि जो उनसे स्पेशली जो उनसे स्पेशल नीड बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करें क्योंकि घर में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि उनको, यहाँ पेरेंट्स भी इतने एजुकेट नहीं है कि उनको पता हो कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है। उनकी स्पीच थेरेपीज़ भी रुकी हुई हैं, ऑटिज़ भी जो उनसे आते थे वो भी नहीं हेल्प कर पा रहे, तो जो सा एक बेसिक उनकी जो उनसे नीड थी वो काफ़ी
काफ़ी हद तक पीछे चली गई है। तो उसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं कि अगर उन्होंने कम्युनिकेशन के तौर पर अपने बच्चों को स्टार्टिंग में, जो बच्चे अब रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं, वो किस तरीके से जो उनसे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, या जब उन्होंने स्कूल स्टार्ट करने, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे गोइंग टू गो बैक टू स्कूल ना, तो वो एक उनका जो सा स्ट्रक्चर है, वो एक रूटीन जो उनसे वो एकदम ख़राब हो चुकी है। तो अब दोबारा उन्होंने स्कूल स्टार्ट करना है होपफुली मार्च में, एंड वो किस तरीके से अपने बच्चों को क्या समझाएं, क्या उन्हें करना चाहिए कि अब स्टेप बाय स्टेप। ऑटिस्टिक बच्चे और जो भी बच्चे 7 साल से छोटे हैं ना उम्र में, उनको सबको ये वापस जाना जो है ना, ये बहुत मुश्किल लगेगा। बड़े बच्चे फिर भी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं जी। तो मैं ये कहूँगी कि आप उनकी, जब पता चलेगा ना कि किस डेट पर उन्होंने जाना है, आप उनके साथ बात करें, बैठें और कहें कि स्कूल खुलेगा, स्कूल शुरू होगा और आप किसको मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, किसके साथ बात करेंगे, टीचर को क्या कहेंगे, वो आपकी फ्रेंड्स थी वो भी मिस कर रही होंगी आपको। सो ऐसी बातें उनको दोबारा स्कूल के बारे में करें और डेली करें जब तक स्कूल नहीं खुलता। ये पहले भी हुआ था कि लॉकडाउन हुआ था, बीच में स्कूल खुले थे और फिर लॉकडाउन हुआ। सो थोड़ा बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस जो है उनकी मेमोरी में है, और जब वो वापस जाएंगे शायद वो यही सोचेंगे कि शायद फिर स्कूल बंद हो जाए। मगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना काफ़ी खुश हो जाएंगे देखकर। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए भी आप, अगर आप स्कूल के नज़दीक रहते हैं जहाँ वो पढ़ते हैं, तो शायद आप उधर जाकर उनको दिखा सकते हैं कि देखो कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, अभी सबको छुट्टी है, और जब वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है ना यूज्ड टू हो जाएंगे। मगर ये बात मैं ऑल्सो कहूँगी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन भी ना आपके स्कूल के जो सेंकोज और एजुकेशन नीड्स वाले टीचर्स हैं वो उधर हैं, वर्क करते हैं, कोई घर से कर रहे हैं, कुछ स्कूल से कर रहे हैं और लेसन्स डिलीवर हो रहे हैं, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प। अगर आपको है कंसर्न, आप स्कूल का नंबर रिंग करें, कोई ना कोई आपको सेंको के डायरेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन लेकर देगा। और अगर किसी किस्म की परेशानी या आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बच्चों के लिए प्ले टॉयज़ का पजल्स वगैरह वो आपको दे सकते हैं लोन पर। जैसे कि लैपटॉप्स दे रहे हैं, लैपटॉप भी बच्चे के लिए अच्छा है। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो लैपटॉप पर गेम्स खेल सकते हैं हेडसेट डालकर, तो वो खुद एंजॉय कर सकते हैं। उनकी दुनिया अलग होती है, वो उनकी दुनिया में कर सकते हैं। ये बात है एनी जी की, जो उनसे कई हम ये सोचते हैं कि जो उनसे ऑटिज़म जिनको है एकदम ही उनको कुछ नहीं आता, IQ लेवल उनका कईयों का किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे हम कह लें कि म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, या सर्टन सब्जेक्ट जो एकदम वो इंजॉय करते हैं। कई बार देखने में आया जिनसे ऑटिज़म बच्चे हैं, किसी एक चीज़ में माहिर जब हो जाते हैं तो उनको पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, डेट्स, सारा कुछ उनको पता होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम उनका ब्रेन जो सा होता है। एंड वो टाइपिंग अगर नहीं भी बोल सकते, उनकी अगर आप टाइपिंग देखें तो इट्स माशाल्लाह बहुत बढ़िया होती है हमारे मुकाबले में अगर हम देखें, क्योंकि उनका आई लेवल जो उनसा है काफ़ी हद तक इट्स अबव। मैं बस यही कहूँगी कि आप जो है ना अपने बच्चों की जो भी खूबी है ना, जो भी उनमें स्किल है, जो भी उनमें गुड अच्छी बात है ना, उसको डेवलप करें, उसमें की तस्वीरें दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, उसके साथ बैठकर बात करें। कुछ बच्चों की ऑब्सेशन होती है फुटबॉल कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चों की ऑब्सेशन होती है वो गुड़िया डॉल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, या एक फेवरेट टॉय हो जाता है उनका। कुछ बच्चों को वो कीज़ नहीं है, एक दो मुझे ऐसे भी पता थे जो कीज़ कलेक्ट करते थे, तो उनकी वो जो भी ऑब्सेशन है वो भी पूरी करें कि ये बॉक्स कीज़ वाला तुम्हारा है, उसमें पुरानी चाबियाँ वगैरह डाल कर दो उसको, और उसको कहो ये तुम्हारी हैं चीज़ें। और आई थिंक ऐसे आप उनको ना, जो उनकी, अगर वो म्यूज़िक पसंद करते हैं तो वो सेंसरी एरिया में भी आप कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो वो बजा सकते हैं या बैंग कर सकते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उनसे पूछें। सबसे ज़्यादा बात ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, मगर हमें कम्युनिकेट करने के लिए उनसे
लेनी है बात, और उनको इनकरेज करना है कि जो भी आप सोच रहे हो बताओ। सो आप कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, विच वन डू यू एंजॉय मोस्ट, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, किस रिलेटिव को पसंद करते हैं वो हमारे घर आए, कौन से फ्रेंड्स तुम्हारे फेवरेट हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ तुम्हारी फेवरेट हैं, तुम सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से तुम्हें मिलती है। ऐसे उनके साथ करें तो वेट करें उनके सवाल के लिए, और आपको बहुत सारा आपकी एजुकेशन बहुत सारी बढ़ेगी कि बच्चा क्या सोच रहा है। और ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बिल्कुल लर्निंग से जो है ना वो ऐसे उनसे हमें लर्न करना है। बेसिकली ये है कि ऑटिज्म जो सा है एक डेवलपमेंट ऐसा है जिससे हम सीख रहे हैं, और हमें सीखते रहना पड़ेगा। कब तक ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनको नहीं सीखने की ज़रूरत, सीखना हमें है। ये बात है जी। ऑटिस्टिक बच्चे कई बड़े होकर ना, जिनको इंटरवेंशन अर्ली मिल जाती है इन सब चीज़ों की डायग्नोसिस के बाद, वो जाकर रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, वो ऑफिस में जॉब करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी खुशी किस चीज़ में है, डेवलपमेंट बड़े ओहदों पर भी काम कर रहे हैं। एंड ऑल डिपेंड ऑन की राइट टाइम पर उन्हें राइट जो सी टेक्निक है वो मिल जाती है। जैसे कि हमने आज जाना कि ऑटिज्म जो सा है एक 100 में से एक बच्चे यूके में जो से हैं उनको होता है, और बॉयज़ की जो से गिनती इनमें ज़्यादा है। तो 3 जरिए जो से ऑटिज्म के हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, सोशल एंड जो कि बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और इनके जैसे एनी ने बताया कि 100 से लेकर 1 में इसका कायदा कहीं तक भी हो सकता है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि किस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमें इस टाइम क्राइसिस है कि हमारे पास मनी वाइज भी है, एंड जब आप स्पेशल नीड बच्चे की देखभाल करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो उसमें जो सी एक वेस्ट मिडलैंड जो सी हमारे ऑटिज़म अवेयरनेस है, उन्होंने काफ़ी हेल्प अवेलेबल की है। अगर आप उनसे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें उनकी वेबसाइट पर जाकर, तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर आपको बताया कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, उससे आप कैसे नजायत पा सकते हैं। और स्लीपिंग प्रॉब्लम जो कि बच्चों में बहुत देखने में आई है वो है, तो उससे कैसे, क्योंकि देयर इज़ अ ब्लैंकेट वो लोन पर देते हैं जो कि हैवी ब्लैंकेट जिसे कहा जाता है, वो सोते वक्त अगर बच्चा लेता है तो उससे काफ़ी हद तक उनकी सोने की प्रॉब्लम जो उससे ठीक हो जाती है। लाइटिंग्स वो ऑफर करते हैं। लाइटिंग में वो अलग अलग तरीके की लाइटिंग है जिसमें कि आप बच्चा जो सा है सेफ महसूस करता है। इसके साथ साथ फैमिली फंड जो सा है वो प्रोवाइड करते हैं आपको, आईपैड वगैरह जिनसे हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। उनका फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है आपको। तो उसमें सेंसरी टॉयज़ भी शामिल है जो कि फ्री होते हैं। अगर आप कम इनकम है आपकी तो आप अप्लाई करें तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। वो साल में एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली फंड जो सा आता है, और वो 18 साल के जो उनसे नीचे बच्चे हैं उनको दिया जाता है। और दूसरे फंड अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, एडल्ट ऑटिज़म में हैं, तो वो आपके केयर वर्कर हैं या सोशल वर्कर हैं, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो ये है हमारा आज का ऑटिज़म का शो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ हमारी तरह आपने भी सीखा होगा। मैंने तो आज एनी से बहुत कुछ सीखा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीक किसी और मुद्दे पर बात करते हुए हेल्थ के बारे में। मेरे और एनी की तरफ से आप सबको हैव अ लवली डे।